हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 5 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैनेज्ड टू रिसीव टारगेटेड रेवेन्यू रिसीट सक्सेसफुली इन करंट फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड, recent steps taken by government would further ease GST compliance। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको कल के न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल था वहां पे मिलेगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम पहले 8 महीने की बात करें ऑफ द करंट फिस्कल ईयर, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो ओरिजिनल रेवेन्यू रिसीप्ट का टारगेट रखा था, तो उसका ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि लेस देन 50% हिस्सा जो है वो अभी तक हम कवर कर पाए। तो पहले 8 महीने के अंदर अगर 50% से भी कम रेवेन्यू मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40% है, राइट। तो इसका मतलब कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वहां पे अभी तक टारगेटेड रेवेन्यू रिसीट जो है उसके अंदर सफलता नहीं मिली। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज रिसेंटली जीएसटी के लिए जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं उसकी वजह से कैसे उसका कंप्लायंस हार्ड होगा वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताया गया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इससे जीएसटी कंप्लायंस जो है इट वुड बी फर्दर हार्डन्ड। सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। ये काफी अच्छा आर्टिकल है जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से जीएसटी इनफ्लो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक रिकवरी जो है इट इज नॉट अप टू द मार्क। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन इसी आर्टिकल पे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी? फर्स्ट, इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट विद इन द नीति आयोग टू ट्रैक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन इंडिया। सेकेंड, इट एनालाइजेस द डेटा टू डिसाइफर ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज एन इंडिपेंडेंट कंपनी। ये कोई नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जो कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जिस तरह के ट्रेंड चलते हैं, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, तो उसके डेटा रिलीज करती है। तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर कुछ जो डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं उसको एनालाइज करता है, ये करेक्ट है, लेकिन ये नीति आयोग का कोई ऑर्गन नहीं। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो इसी आर्टिकल के एंड में ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उसके कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं, इस वजह से इसके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020? फर्स्ट, it required patentees and licensees to submit a report about working of the inventions to the patent office. Second, new rules will give access to life-saving medicines and vaccines. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो नए रूल्स है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रोविजन दिया गया है वो पुराने रूल्स का है। नए रूल के अंदर क्या हुआ कि ये जो पैटेंटीज एंड लाइसेंसीज होते हैं, तो अब उनको ये रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं है कि जो इन्वेंशन है आपके देश के अंदर किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कौन से लोगों को उसको बेचा गया है। तो ये सब चीजें पहले जरूरी थी कि पैटेंट ऑफिस जो होती है वहां पे एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल की कोई मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन की पैटेंट कौन से लोगों को आपने बेची है, उन्होंने इसका क्या यूज किया और उसकी एफिशिएंसी क्या है इंडिया के अंदर, तो ये सब बारे में आपको एक रिपोर्ट जो है वो पेटेंट ऑफिस को देना पड़ता था। नए रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने ये रूल जो है उसको अबॉलिश कर दिया है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड वैक्सीन है उसके अंदर एक्सेस नहीं मिल पाएगा और इट विल बी हार्ड, कि अगर वो काफी मुश्किल से मिल पाएगा, राइट। तो यही सिचुएशन जो है उसको इस पूरे आर्टिकल में एनालाइज किया गया है जो कल के न्यूज़पेपर में था।
काफी अच्छा आर्टिकल है, लेकिन हो सकता है कि ये आर्टिकल आप जब पहली बार पढ़े तो आपको समझ में ना आए। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज पेटेंट जो है इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए कौन सी ट्रीटी है, ये सब चीजें जनरल बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आएगा। सो यहां पे आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। काफी अच्छा आर्टिकल है। इसके ऊपर से मतलब यहां से जनरल बेसिक पे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशंस? फर्स्ट इज ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। सेकंड, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों करेक्ट है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ट्रिप्स, वीपो एज वेल एज पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो इसी आर्टिकल के अंदर ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगी कि कौन सी ट्रीटीज है, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, in India, more than 50% of women are engaged in farming. Second, women contributes to largest share of casual and landless laborers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट इसलिए है बिकॉज इंडिया के अंदर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था, वुमन का रोल क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। तो यहां पे लिखा है कि 73.2% ऑफ रूरल वुमन आर एंगेज इन फार्मिंग एक्टिविटीज, लेकिन उसमें से सिर्फ 12.8% के पास ही अपनी खुद की लैंड होल्डिंग है, राइट, वहां के कल्चर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 50% से भी ज्यादा है फार्मिंग सेक्टर में वुमेन्स। अगर हम बात करें कि लैंडलेस लेबरर्स एंड लार्जेस्ट शेयर ऑफ कैजुअल लेबरर्स, तो ये फैक्ट भी आपको यहां से मिलेगा बिकॉज इसमें से जो 81% वुमन है दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कैजुअल एंड लैंडलेस लेबरर्स में जाता है because they are engaged in the agriculture activity but they do not have land holding। तो यहां से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये काफी अच्छा आर्टिकल है, स्टार्टिंग में भी काफी अच्छा उसके अंदर स्टेटमेंट दिया गया है बाय दी MS स्वामीनाथन, और उसके बाद पूरी सिचुएशन को यहां पे एनालाइज किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, FSSAI, that is Food Safety and Standards Authority of India, recently capped the trans fat limits in foods. Second, the targets of FSSAI are in line with WHO. And third, trans fats increases the risk of heart attack. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। FSSAI जो है उन्होंने पहले भी ट्रांस फैटी एसिड्स के लिए लिमिट जो है वो तय की थी। रिसेंटली उन्होंने लिमिट जो है वो डिक्लेयर की है 3% फॉर 2021 एंड 2% बाय 2022, राइट। तो ये उन्होंने इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के अंदर एक अमेंडमेंट जारी किया है और वहां के द्वारा ये पर्टिकुलर ट्रांस फैटी एसिड्स को लिमिट करने के लिए ये अमेंडमेंट लाए गए हैं। And which is in line with the WHO's target also. WHO ने ये कहा है कि trans fatty acids should be eliminated by the year 2023। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि it is in line with the WHO। ट्रांस फैटी एसिड से होता क्या है, ये भी यहां पे लिखा है, it increases the risk of heart attacks and death from coronary heart diseases। और इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे एवरी ईयर 5.4 लाख डेथ्स होती है। तो इसलिए ये आंसर होगा डी, 1, 2 and 3। तो ये ट्रांस फैटी एसिड जो है वो भी काफी न्यूज में रहता है टॉपिक, इसके बारे में भी आपको कुछ बायोलॉजिकल चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट?
about prevention of cruelty to animals rules 2017. First, it allows a magistrate to forfeit the cattle of the owner before he is proven guilty for cruelty against the cattle. Second, the seized and forfeited animals are lodged to gaushalas to await for court's verdict. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ये जो पर्टिकुलर रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में बनाए थे, जिसके अंदर कोई मैजिस्ट्रेट है, अगर मान लो कि कोई पर्सन जो है इफ ही इज अक्यूज्ड कि वो अपने जो कैटल है विच प्रोवाइड हिम दी लाइवलीहुड, तो उनके खिलाफ क्रूअल्टी के अंदर शामिल है. तो ऐसे लोगों के जो कैटल होते हैं, जो एनिमल्स होता है, उनको गवर्नमेंट फोरफिट कर लेगी इवन बिफोर द पर्सन इज प्रूवन गिल्टी. मतलब कि जब तक उसको गुनहगार साबित नहीं किया जाता उससे पहले ही उसके जो एनिमल्स है उसको फोरफिट किए जाएंगे और फिर उनको गौशाला के अंदर रखा जाएगा जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता. और ऐसे एनिमल्स को गवर्नमेंट जो है वो किसी और को बेच भी सकता है, किसी और को अडॉप्शन के लिए भी दे सकता है. तो ये तो गलत प्रोविजन है. तो इस वजह से ये 2017 के अमेंडमेंट रूल्स जो है वो न्यूज में रहते हैं. ये दोनों प्रोविजन करेक्ट है. आंसर होगा सी. ये आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिपील दिस लॉ. अगर वो रिपील नहीं करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर स्टे ला देंगे बिकॉज इट इज अनफेयर टू द पर्संस. तो इस वजह से ये रूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, आज के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएंगे. 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, there is a separate policy of NCERT for determining the weight for school bags for students. Second, it is the duty of school management to provide sufficient quality drinking water facility at the school. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब एनसीईआरटी ने रिसेंटली एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम है स्कूल बैग पॉलिसी 2020. उसके अंदर ये लिखा गया है कि टीचर को चेक करना होगा कि स्टूडेंट्स जितनी किताबें जरूरी है उतनी ही लाए और उनके वेट्स जो है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग और अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किए गए थे इस पर्टिकुलर पॉलिसी में. उसी पॉलिसी के अंदर ये भी कहा गया था कि ऐसा भी होता है कि स्कूल में अगर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है तो बच्चे घर से पानी की बोतल ले जाते हैं और इसकी वजह से स्कूल बैग जो होती है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे. आंसर इज सी बोथ 1 and 2. तो इस पॉलिसी के बारे में आज के न्यूज़पेपर पे ये फ्रंट पेज पे आपको मिल जाएगा. 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? फर्स्ट, it is mainly found in both north and southern India. Second, the temple is generally constructed on an upraised platform. And third, Nagar style doesn't usually have elaborate boundary walls or gateways. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो मेनली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो मेनली साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है. दोनों के बीच में डिफरेंस काफी सारे हैं. सबसे पहला तो ये भी डिफरेंस है कि नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स है वो एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं. जैसे अगर यहाँ पे टेम्पल बनाना है तो डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, उसको पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और फिर उसके ऊपर ये टेम्पल बनाया जाएगा. तो ऐसा देखने को मिलता है. दूसरा कि द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स है उसकी एक बाउंड्री वॉल होती है और उसके गेटवेज बहुत बड़े होते हैं जिसको गोपुरम कहते हैं. नागर स्टाइल के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. सो द आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड. सो अभी राम मंदिर का निर्माण जो है वो जनवरी एंड से स्टार्ट होगा और ये राम मंदिर जो है वो पर्टिकुलरली नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से बनाया जाने वाला है, इसलिए ये आर्किटेक्चर जो है वो काफी न्यूज में रहता है. 10th क्वेश्चन, the word shikara is associated with which of the following lake? Option A, Sambar Lake. Option B, Chilika Lake. Option C, Dal Lake.
and option D, Nal Sarovar. So let us see what is the correct answer. Correct answer is C, Dal Lake. काफी सारे लोगों को पता होगा कि दाल लेक के अंदर ये जो इस टाइप के बोट के ऊपर हाउसेस बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर टाइप के बोट्स है उसे क्या कहते हैं, शिकारा कहते हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये फोटो भी है, आपको आपके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।